वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक हो तुम लोग? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम का तात्पर्य अगर ऐसे देखेंगे, जब गर्मी हो जाती तो आप लोग क्या करते हो, फैन ऑन कर देते हो। पर कूलिंग सिस्टम का मतलब इन ऑटोमोबाइल के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ऑटोमोबाइल में यूज होने वाले जो इंजन हैं वो क्या हैं? हीट इंजन हैं। क्या हैं? हीट इंजन। ऑटोमोबाइल स्वयं की शक्ति से चलने वाला एक वाहन है जिसे यह चलने की शक्ति इंजन के द्वारा प्राप्त होती है, एक पावर प्लांट से प्राप्त होती है जिसे इंजन कहते हैं। इसका प्रयोग यात्रियों या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित यातायात के लिए किया जाता है। यही ऑटोमोबाइल की परिभाषा है। पर जो इसमें इंजन यूज हो रहा है वो है हीट इंजन। ये एक ऐसी मशीन है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रही है और यह थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैसेस के प्रिंसिपल पर कार्य करती है। थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार यदि एक सिलेंडर है और उसमें मूवेबल पिस्टन है तो और हीट सोर्स है, फ्यूल को अगर जलाया जाए तो इससे ऊर्जा प्राप्त हो सकती है और उसे मैकेनिकल कार्य किया जा सकता है। तो उसकी कुछ बाउंडेशंस हैं, कुछ लिमिट्स हैं। वो ये है कि जो भी मेटल, जो भी पिस्टन है या सिलेंडर है वह कंडक्टिव मटेरियल का होना चाहिए, वो उसकी ऊष्मा संवाहकता होनी चाहिए उस मेटल में। वाल्व भी चाहिए, हीट सोर्स भी चाहिए और जितनी भी हीट जनरेट होगी उसका ओनली 25 to 35% कैन बी यूज्ड। मतलब जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न हुई है उसका सिर्फ 25 से 35% ही प्रयोग मैकेनिकल कार्य के लिए किया जा सकता है। बाकी हीट को इंजन से डिसिपेट करना होगा, बाहर निकालना होगा। अब वो हीट डिसिपेशन किस किस तरह से होता है? हीट का हमेशा हीट फ्लो जो होगा अधिक से कम की तरफ को होता है। जब वायुमंडल में गर्मी, आपके टेम्परेचर, हमारे शरीर का तापमान कितना है? लगभग 36.4 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही वायुमंडल का तापमान 36 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, 38 डिग्री हो जाता है, 40 डिग्री हो जाता है तो हमें गर्मी लगने लगती है, क्योंकि वायुमंडल की जो गर्मी है वह हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। जब भी एसी को या तुम फैन भी चलाते हो तो थोड़ी देर के बाद तुम्हें वो फैन बंद करना होता है, ठंड जैसी लगने लगती है, या फिर एसी के टेम्परेचर को सेट करना होता है। यही सब इंजन में भी है। हीट इंजन है, उसमें 35% मैक्सिमम आप यूजेबल है और मिनिमम है 25%। 35% एट फुल लोड। लोड का मतलब ये नहीं कि वाहन में कितनी सवारियां हैं और कितना माल भरा हुआ है उसमें। लोड का मतलब, इंजन लोड का मतलब है एक्सीलरेटर पैडल की पोजीशन। जब इंजन का आरपीएम हाई है और एक्सीलरेटर पैडल फुल लोड पर है, पूरी तरह से दबा हुआ है, पूरी तरह से दबने पर मतलब फुल आरपीएम पर है इंजन, करीब 2000 से 2500 आरपीएम पर, दैट इज फुल लोड। उससे ऊपर आरपीएम पर नहीं चलाना चाहिए, इंजन वाइब्रेट करने लगता है। वो खुद ही आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो फुल लोड का मतलब क्या है? जब एक्सीलरेटर पैडल अपना पूरा दबा हुआ हो या इंजन अपनी पूरे आरपीएम पर चल रहा हो। क्रैंक शाफ्ट लगभग 2 से 2500 चक्कर प्रति मिनट पर चल रही हो, उस समय जो यूजेबल हीट है, जो उसमें क्रैंक शाफ्ट में यूजेबल हीट है वो है 35%। 35% जो भी हीट जनरेट हुई। पेट्रोल इंजनों में जब पावर स्ट्रोक के दौरान एयर फ्यूल के मिश्रण को स्पार्क देकर जलाया गया तो उस समय का तापमान हो गया था 1375 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और डीजल इंजनों में यह 1800 से 2400 डिग्री तक होता है। इतना अधिक तापमान इस पूरे मेटल को गला सकता है। तो ये हीट ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी है कि जो मेटल यूज किया जा रहा है वह गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो। हीट ट्रांसफ़र के फिर अन्य तरीके भी यूज किए जाते हैं। वो क्या किए जाते हैं वो धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ेगी तो उससे पता चलता जाएगा। अभी देखिए, जो हीट जनरेट हुई एट द पावर स्ट्रोक कंबशन के बाद, फ्यूल के कंबशन के बाद, उसका सिर्फ 35% यूज कैन बी यूज्ड फॉर द मैकेनिकल
वर्क, हीट कैन बी यूज्ड फॉर मैकेनिकल वर्क। सिर्फ जो यूजेबल हीट है जिसे कि क्रैंकशाफ्ट पर काम किया जा रहा है वो कितना है, 35%। उसके बाद जो ये सिलेंडर की वॉल्स हैं जिस पर पिस्टन चल रहा है, ये सिलेंडर तो हमने ऐसे काटा है कल्पना में, पर ये है कैसा, ये तो सिलेंडर है, सिलेंडर जैसा सिलेंडर होता है। और गैस सिलेंडर की तरह बड़ा नहीं है, बल्कि इसका डाया 75 mm, 60 mm, 80 mm, 85 mm, 90 mm, 92, 97, 100, 103 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इससे ये डिपेंड करता है ये कितना सीसी का इंजन है। उसी हिसाब से सीसी क्या है कि πr² S, उसी से तो निकलेगी, उसी से निकाली थी। तो 30% हीट ने जो यहाँ पर पिस्टन हेड ने दबाव डाला वो क्रैंकशाफ्ट पे आया और क्रैंकशाफ्ट को एक रोटेशन मिल गई, क्रैंकशाफ्ट घूमने लग गई। यही हीट को हम फ्लाईव्हील पे, इसी वर्क को हम फ्लाईव्हील पे क्लच प्लेट लगा के, प्रेशर प्लेट लगा के और वहीं से गियर बॉक्स की प्राइमरी शाफ्ट और फिर पूरा ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स लगा के, ड्राइव लाइन लगा के इसको यूज करते हैं। 25% हीट ये सिलेंडर वाल्व्स द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। करीब 30% हीट एग्जॉस्ट गैसों में निकल जाती है। जब मिश्रण जलता है, एयर फ्यूल का मिश्रण जला या जो डीजल फ्यूल का स्प्रे हुआ वो जला, जलने के बाद पिस्टन तेजी से नीचे आया, उसने उस हीट का 35% सीधे क्रैंकशाफ्ट को जो मैकेनिकल वर्क के रूप में प्राप्त हुआ। क्रैंकशाफ्ट घूमी तेजी से, क्रैंकशाफ्ट के रियर एंड में एक फ्लाईव्हील लगा हुआ है। फ्लाईव्हील क्या कर रहा है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को कंजर्व कर रहा है, यानी जो भी इसको यहाँ पर पावर स्ट्रोक में जो पावर मिली, इस फ्लाईव्हील ने उसको रिजर्व कर लिया। जब किसी भारी चक्के को 2-3 चक्कर, एक चक्कर भी तुम घुमा देते हो तो 2-3 चक्कर वो अपने ही मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के कारण घूमने लगता है। यहाँ पर तो बहुत ज़बरदस्त दबाव मिला है, लगभग 6 मेगापास्कल का। इसके अंदर का जो थ्रस्ट मिला वो कितना मिला, लगभग 6 मेगापास्कल। एक मेगापास्कल बराबर 1000 किलो पास्कल। 6000 किलो पास्कल का दबाव इसको मिला, इसने फ्लाईव्हील को घुमा दिया। फिर सेकंड स्ट्रोक में, फिर दूसरे वाले फायरिंग ऑर्डर में, अगर ये 4 सिलेंडर का है तो पहले फर्स्ट को, फिर थर्ड को, फिर 4 को, फिर 2 को, लगातार पावर स्ट्रोक होती गई। तो ये पावर जो है फ्लाईव्हील में कंजर्व होती गई। उसी के साथ क्लच प्लेट लगाई है, प्रेशर प्लेट लगाई है और उसी के साथ गियर बॉक्स की प्राइमरी शाफ्ट लगी हुई है, जो कि ड्राइव इस तरह से गियर बॉक्स को ट्रांसमिट हो जा रही है। पर ये जो हीट है अब ये कैसे कैसे जा रही है, जब पावर स्ट्रोक में नीचे आ गया तो फिर पिस्टन ऊपर को जाएगा, जो एग्जॉस्ट गैसें थी वो निकलेंगी, वो निकलने में जो हीट लॉस होता है वो होता है 30%। 30% जो भी हीट जनरेट हुई वह लगभग 30% उस हीट का एग्जॉस्ट गैसों में चला गया। अब उस एग्जॉस्ट गैस ने भी उस हीट को ट्रांसफ़र किया, कहाँ किया, एग्जॉस्ट वाल्व पे किया, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को किया और उसके बाद वो साइलेंसर से निकलने तक वो 300-400 डिग्री सेंटीग्रेड की रहती हैं। फुल लोड पर वो 600-700 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म रहती हैं। तो 30% चला गया एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा। बाकी जो 10% है वो मिस फायरिंग और पंपिंग लॉसेस आदि में 10% हीट और रेडिएशन, क्योंकि जब भी जहाँ पर भी ये इंजन लगा है, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को किस तरह से वो स्थानांतरित होती है, एक कंडक्शन विधि के द्वारा। जब खाना बनाते हो, रोज अपने हाथ से खाना बनाते हो, कभी कभी करछी कढ़ाई में ही डाल के और काम करने लगते हो, बाद में वो करछी उठाते हो तो गर्म हो जाती है। वो क्या हुआ, कंडक्शन है, वो कंडक्शन से है। रोटी तवा रखते हो गैस के ऊपर, वो गर्म कैसे हो जाता है, वह कंडक्शन के द्वारा गर्म होता है। पानी, डब्बे में पानी रखते हो और नीचे से आग लगा देते हो और वो गर्म हो जाता है, तो पानी का गर्म होना क्या है, एक संवहन धाराएं चलती हैं, वो कन्वेक्शन है। और जो सूर्य से ऊष्मा आ रही है वो कैसी है, वो रेडिएशन के द्वारा आ रही है।
तो इसी तरह से जब इंजन गर्म होगा, हीट हमेशा फ्लो करेगी ज़्यादा से कम की तरफ को। तो जब वो फ्लो करेगी, जहाँ पर भी इधर ये इंजन गर्म हो रहा है तो इसकी इर्द गिर्द हवा है, हवा एवरीवेयर है, यहाँ पर भी है, हर जगह है। खाली गिलास के अंदर भी हवा है, खाली बोतल के अंदर भी हवा है। तो वह इस तरह से रेडिएशन के द्वारा करीब 10% हीट तो लॉस हो जाती है। फिर भी अब जो ये 25% हीट इस सिलेंडर वॉल में है, इसको डिसिपेट करना, इसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी किसी मेटल को या जब भी किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिस कारण से जो सॉलिड हैं वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो लिक्विड है वह गैस में कन्वर्ट हो जाती है। पानी रखे रहोगे, गैस जला दी नीचे से या चूल्हा आग जला दी, बाहर चूल्हे में रखा है तो एक टिन भर के रखा, फिर भूल गए, आग जलती रही, वो अपने आप कम हो जाता है। कहाँ जाता है वो पानी? भाप बनकर उड़ जाता है। क्यों उड़ता है? क्योंकि वो गर्म हो रहा है तो जो पानी के अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी और वो वहाँ से भाप बन के वायुमंडल में चली गई। पर जैसे ही जब एटमॉस्फेयर ठंडा होगा तो वही ओस की बूंदों के रूप में बाहर फिर दिखाई देगा, फिर वो हवा से अलग हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो ज़मीन पे गिरेगा, ज़मीन में गिरने के बाद वो कंडेंस होकर पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से अगर मेटल को गर्म किया जाएगा तो और मेटल के अणु तेजी से भागेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड को तोड़ देंगे। सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसके अणु आपस में काफ़ी सघन बंधे हुए हैं एक दूसरे से। पर जब ये गर्म होंगे, दूर दूर जाएंगे तो फिर इनके अंदर एक तो इंटरनली क्रैक आ जाएगा और तापमान बढ़ता चला जाएगा तो ये गलना शुरू हो जाएंगे। जब गलेंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, अधिक घिसावट करेंगे। घिसावट ज़्यादा होगी क्योंकि पिस्टन तो नीचे ऊपर जा रहा है और जब घर्षण हो रहा है तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। जब गर्मी बढ़ती है तो जो लुब्रिकेंट यूज होता है, इंजन ऑयल, तो वह भी वेपोराइज होकर वाष्प बनकर निकल जाता है। जो बच कुछ जाता है वो सॉलिड हो जाता है और वो राख बन के नीचे चला जाता है। तो जब इन दो पार्ट्सों के मध्य लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? दो घर्षण युक्त पार्ट्स के बीच में एक पतली सी ऑयल की फिल्म बना लेना ताकि वो दोनों पार्ट्स आपस में शुष्क घर्षण के ऐसे रगड़ कर ना चलें बल्कि एक दूसरे पर स्लाइड करें, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन मिले, इजीली पिस्टन नीचे ऊपर जाए और घिसावट ना हो। जो लुब्रिकेशन सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य है वह है घिसावट को कम करना, फ्रिक्शन के कारण जनरेट होने वाली हीट को अवशोषित करना और जिन छोटे छोटे छेदों के रास्ते से लुब्रिकेंट जा रहा है उनको साफ भी करे वो। यानी लुब्रिकेंट एक कूलिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और एक क्लीनिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। उसमें बहुत सारे एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन है वो, चाहे सिंथेटिक भी है तब भी उसका काम वही है कि ये दो पार्ट्स के मध्य एक पतली सी फिल्म बना के रखेगा। पर जब तापमान बढ़ जाएगा तो ये जो लुब्रिकेंट है यह भी वेपोराइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये सीज हो सकते हैं। सीज होना मतलब गल के एक दूसरे के साथ चिपक जाना। अब इनका जो भी ये जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंजन को इस हीट को जो 25% हीट है इसे यहाँ से डिसिपेट किया जाए, इसे यहाँ से निकाला जाए। परंतु जो कूलिंग सिस्टम है उसमें क्या है, हीट इंजन है तो उसका हीट उसमें होनी चाहिए। ये 35% यूजेबल हीट है, अर्थात इस इंजन के तापमान को एक निर्धारित तापमान तक बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि इसको एकदम से ठंडा भी नहीं करना है और एकदम से गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो कूलिंग सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इंजन को एक निर्धारित तापमान पर बनाए रखना
ताकि वह हर परिचालन परिस्थिति में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस में कार्य कर सके। उसमें ज़्यादा खिंचावट भी ना हो, कूलिंग पावर भी कम ना हो और इंजन ओवरहीट भी ना हो, किसी भी प्रकार की मेटालिक या मैकेनिकल लॉस भी ना हो। ये कूलिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। अब 35% यूज फुल लोड पे 35% यूजेबल है, पर जब इंजन आइडलिंग पे चल रहा होता है, यानी आइडलिंग का मतलब होता है 750 आरपीएम पर जब हमने इंजन को स्टार्ट करके ड्राइवर नीचे उतर जाता है या एक बिना एक्सीलरेटर दबाए यूं ही खड़ा रहता है और इंजन स्टार्ट रहता है, वो अवस्था कहलाती है आइडलिंग की। एक्सेलरेटर देने का मतलब है जो लोड दे रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। जितनी फ्यूल जलेगा, लकड़ियाँ जितनी डालोगे आप आग में तो आग उतनी तेज जलेगी, और लकड़ियाँ कम कर दोगे तो आग कम हो जाती है। सेम ये इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल का छिड़काव हो रहा है, हम फ्यूल की मात्रा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा पावर बनेगी और इंजन की आरपीएम बढ़ जाएगी। जो क्रैंकशाफ्ट अभी 750 आरपीएम पर चल रही थी, यानी 750 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 750 चक्कर लगा रही थी, वो 2000 चक्कर लगाने लगेगी। कैसे? क्योंकि फ्यूल की मात्रा को बढ़ाया, यहाँ पर हमें प्रेशर ज़्यादा मिला तो ज़्यादा टेम्परेचर भी बना और प्रेशर भी मिला, वो यूज हुई 35%। जब वो आइडलिंग पे चल रहा है तब ओनली 25% यूज होती है हीट। अब इसका इसीलिए इसका एक निर्धारित तापमान होता है, एक न्यूनतम और एक अधिकतम, तो इसको मेंटेन करके रखना है। पुराने इंजनों में यह होता था 75 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इंजन कूलेंट का टेम्परेचर है वो पुराने इंजनों में 75 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, परंतु आजकल के इंजन जो डीजल इंजन हैं, पेट्रोल इंजन भी, वो मोस्टली टर्बो चार्ज्ड हैं। टर्बो चार्ज का मतलब क्या है कि टर्बो ने उसके अंदर 20% एक्स्ट्रा हवा भर दी है। जब डीजल इंजनों में विशेषकर क्या है, उसमें सिर्फ हवा को कंप्रेस करके उसके ऊपर फ्यूल का स्प्रे करना है, इसलिए डीजल इंजन्स की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि उसका जो कंप्रेशन रेशियो है वह भी 16:1 से 22:1 तक होता है, जबकि पेट्रोल का 7:1 से मैक्सिमम 11:1 तक होता है, नहीं तो 10:1 तक रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि 22 भाग अगर हवा के हैं तो उस पर 1 भाग डीजल का स्प्रे करना है, ठीक है। इससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यानी कि इसका कंप्रेशन रेशियो और इसके अंदर कितनी हवा भरी गई है। तो डीजल इंजनों का जो तापमान है आजकल वह 90, पेट्रोल इंजनों का भी 90 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ऐसा क्यों करा गया? ऐसा इसलिए करा गया है कि जब गैसें ठंडी निकलेंगी तो उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी, वायुमंडलीय प्रदूषण भी बढ़ेगा। इस पर हम आगे जब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इमिशन कंट्रोल स्टार्ट करेंगे उसमें फिर से ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब इस एक्सेस हीट को जो 25% हीट यहाँ सिलेंडर वॉल्स के अंदर आई है, इसको निकालना अति आवश्यक है। इसे निकालने के लिए 2 तरह के कूलिंग सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं, एक एयर कूलिंग सिस्टम और दूसरा वाटर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम का सीधा सा प्रिंसिपल है कि जो गर्म स्थान है उसके ऊपर हवा का करंट का फ्लो कराया जाए, यानी इसके ऊपर हवा की बौछार कराई जाए, ताकि जो हवा है वो इस गर्म सिलेंडर को छूकर निकलेगी तो इसकी सारी हवा इसके अनुसार ठंडी है, इसके अपेक्षा ठंडी है। यदि इसके अंदर का तापमान, इस इंजन के अंदर का तापमान 1375 डिग्री है, 1375 डिग्री सेंटीग्रेड था पावर स्ट्रोक में एट फुल लोड, और इसका 25% गर्म ये है, पर जो वायुमंडल की हवा है वह अधिकतम कितनी गर्म होगी? 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होगी। तब भी ये सिलेंडर ज़्यादा गर्म है, तो हीट हमेशा फ्लो कहाँ से होगी? गर्म से ठंडे की तरफ को जाएगी। तो हीट जब इसे टकराए तो इसे ठंडा करते हुए निकल जाए ताकि इसकी गर्मी चली जाए। पर यह हीट ट्रांसफर डिपेंड करता है कि कितनी हवा
कितने सरफेस एरिया पर टकरा रही है। इट्स डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया जहां पर जो गर्म स्थान है उसका एरिया कितना बड़ा है, पहला। दूसरा, रेट ऑफ मास फ्लो, कि इस पर कितनी हवा इससे टकरा रही है। तीसरा, कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, मेटल की कंडक्टिविटी क्या है, ऊष्मा संवाहकता मेटल की कितनी है। पहला कि कितनी, इसका सरफेस एरिया कितना है जिस पर हवा का छिड़काव, हवा का करंट फ्लो करवाना है। दूसरा, हवा के तापमान का डिफरेंस, कि हवा जो गर्म सरफेस है उसमें और जो हवा बहाई जा रही है उसके ऊपर, उनके तापमान में कितना अंतर है। मेटल की कंडक्टिविटी क्या है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए क्या कर देते हैं कि इंजन सिलेंडर के बाहर से फिन्स लगा के, फिन्स का मतलब होता है, तुमने मोटरसाइकिल सबने देखी, किस किस के पास है मोटरसाइकिल, तुम लोग आते जाते मोटरसाइकिल में आते जाते हो। मोटरसाइकिल के इंजन को देखना, तो मोटरसाइकिल के इंजन के साइड में इसी तरह से ये ब्लेड्स जैसी बाहर को आई हुई है, थोड़ा सा मोटी मोटी। ये क्या गया है, इसके सरफेस एरिया को बढ़ा दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा इससे टकराए। जब भी कोई वाहन सड़क पे चल रहा है, चाहे वह बाइक हो चाहे वह कार हो, बाइक की एरोडायनेमिक्स बढ़िया है क्योंकि वो टू व्हीलर है, उस पर जो विंड रेजिस्टेंस है वो कम पड़ने के लिए, जैसे जैसे कार होगी, कार का आगे का फ्रंट व्हील ट्रैक है, उसकी एक ऊंचाई भी ज़्यादा है, उसका व्हील बेस भी है, तो जब कार चलती है तो उस पर जो ये हवा का दबाव पड़ता है, यह इसके गति के विंड रेजिस्टेंस जो होता है उसके वेग के वर्ग के बराबर होता है। समझ में आई बात। जो विंड रेजिस्टेंस है एरोडायनेमिक फोर्स, ये बराबर होता है v² के, ठीक है। तो जब ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल भी जब चल रही है तो इसका वेग जितना बढ़ेगा उतने ही उसके वर्ग के बराबर हवा इस पर पड़ेगी, वो दबाव डालेगी। तो वो हवा जब इन फिन्स से टकरा कर निकलती है तो वह इसकी हीट को अपने साथ ले जा लेती है। इस तरह से रेडिएशन के द्वारा ये इंजन ठंडा होता है। अब हीट फ्लो कैसा होता है, पावर स्ट्रोक में मिली हीट यहाँ पर ये दबाव मिला और गैसें जली बहुत, इसने जो दबाव डाला, ये दबाव कहाँ कहाँ गया, पिस्टन हेड में गया, पिस्टन हेड से ये रिंगों में आया, रिंग से ये सिलेंडर वॉल में गया। अब सिलेंडर वॉल से ही लगे हुई ये फिन्स हैं, तो जो हीट फ्लो है वो इस तरफ को होगा, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में। इस तरह से ये हीट जब ये बाहर की तरफ को निकल रही, क्योंकि ये हमेशा यहाँ बहुत ज़्यादा है तो ये निकलेगी बाहर की तरफ से, और बाहर से जब इसके ऊपर हवाएं टकराएंगी तो इस हीट को वो पूरी तरह से अपने साथ ले जाएंगी। इस तरह से इंजन को एक निर्धारित तापमान तक मेंटेन करके रखा जाता है। किसी किसी इंजन में ये सिलेंडर ब्लॉक के साथ ही इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट मतलब अभिन्न अंग इसका। किसी किसी इंजनों में ये फिन्स अलग से एक बैरल में, सिलेंडर बैरल अलग और फिन्स का बैरल अलग से उसमें फिट कर दिया जाता है। कई इंजनों में, जैसे स्प्लेंडर देखी, स्प्लेंडर के इंजन को देखोगे तो उसमें ये फिन्स इस टाइप की नहीं होती हैं, उसमें ये फिन्स ऐसी होती हैं, यानी इसी टाइप से इस तरह की फिन्सें होती हैं, ठीक है, उसे ऐसे दिखा सकते हैं। और जो बजाज की है, डिस्कवर है या पल्सर है, उसमें इस तरह से बाहर को निकली हुई रहती है, या टीवीएस की है, अपाचे वगैरह सारी। एयर कूलिंग सिस्टम का सबसे बढ़िया उदाहरण है बाइक्स, स्कूटी
और उनके इंजनों पे बनी हुई ये फिन्स। ये जो फिन्स अब समझ में आ गया ये क्यों बने हैं? ये बने हैं फॉर द एयर कूलिंग के लिए बने हुए हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि ये हल्का है। हल्का है क्योंकि रेडिएटर की आवश्यकता नहीं है, कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है। जिन वाटर कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर होता है उसके साथ हॉज पाइप्स लगे हुए होते हैं, थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है और दुनिया भर की चीज़ें लगी हुई हैं, तो वहाँ लीकेज की समस्या है। वहाँ कभी रेडिएटर के ढक्कन से कूलेंट लीक हो रहा है, कभी उसकी नालियाँ टूट जा रही हैं वहाँ से लीक हो रहा है, कभी हॉज पाइप फट जा रहा है उधर से हो रहा है, कभी सिलेंडर हेड गैसकेट क्रैक हो जा रहा है ओवरहीटिंग के कारण या एक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के कारण। तो इस तरह की इसमें लीकेज वीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडिएटर नहीं होने के कारण इसका वेट भी हल्का हो गया, पर इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। हवा के द्वारा कूलिंग होनी है, हवा आगे से पीछे की तरफ को आ रही है, तो ये वाला सरफेस यानी ये तो काट दिया हमने, जो कूल वाला सरफेस है वो तो काट दिया। सपोज उधर से आ रही है हवा, तो ये वाला हिस्से की तो कूलिंग अच्छी हो रही है, पर जो इस हिस्से के पीछे वाला हिस्सा है वहाँ कूलिंग सही ढंग से नहीं हो पाती, इसलिए ये इसमें डिस्टॉर्शन की भी प्रॉब्लम आती है। ये वहीं के लिए ठीक है जहाँ पानी की प्रॉब्लम है या जहाँ बहुत ही ठंडा टेम्परेचर है कि कूलेंट जम सकता है, जैसे कि रशिया, कनाडा, अलास्का ऐसे, और हमारे भी सियाचिन ग्लेशियर, लेह लद्दाख ऐसा एरिया जहाँ की अत्यधिक ठंड पड़ती है और पानी जमने की समस्या रहती है, वहाँ के लिए तो एयर कूलिंग सिस्टम ठीक है। इसमें मल्टी सिलेंडर इंजन भी होते हैं। जो रशियन कारें हैं, गाड़ियाँ हैं, उनमें पहले से एयर कूलिंग सिस्टम ही होता था, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम है। पानी वही बर्फ़ को गलाकर ही वो लोग पानी पीते हैं और बहुत एक लंबा समय तक वहाँ पर हिमाच्छादित रहता है। ऐसी जगहों के लिए तो ठीक है, परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जहाँ का कि बहुत ज़्यादा तापमान है और ज़रा सा लाइट चली गई या फ़ैन ऑफ हो गया तो वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इंजन इस तरह से चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे जैसे ओवरहीटिंग होगी। इसके अंदर डिस्टॉर्शन भी बहुत होते हैं। दूसरा क्या है, ये बहुत आवाज़ करते हैं। जो वाटर कूल्ड इंजन होते हैं उनके इंजन सिलेंडर के चारों तरफ एक वाटर जैकेट होता है, सिलेंडर के पूरे एरिया के बराबर। वहाँ पानी भरा है तो वह एक सीलिंग का काम करता पानी पानी से होकर आवाज़ बाहर नहीं निकल पाती, फिर बाहर से ब्लॉक है। तो इसलिए जो मोटरसाइकिलें बहुत आवाज़ करती हैं। दूसरा, ये फिन्स वाइब्रेट कर सकती हैं। जितनी स्पीड पे गाड़ी जा रही है उसके वर्ग के बराबर उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस है, तो जिस कारण से ये फिन्स वाइब्रेट कर सकती हैं, करती हैं, इसीलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए मल्टी सिलेंडर इंजनों में वाटर कूलिंग सिस्टम के बजाय एयर कूलिंग सिस्टम के बजाय वाटर कूलिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। तो वाटर कूलिंग सिस्टम पे हम कल बात करेंगे। कूलिंग सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि इंजन को एक निर्धारित तापमान तक बनाए रखना ताकि कार्यकारी तापमान प्राप्त हो सके। क्रैंकशाफ्ट में जो भी हीट जनरेट हुई है उसका 35% फुल लोड पर हमें मिल सके, और जो 25% जो सिलेंडर ब्लॉक के साथ हीट लगी है जिसे निकालना है वह रेडिएशन के माध्यम से, एयर फ्लो के माध्यम से वो उसको कूलिंग कर सके और एक निर्धारित तापमान को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम। सो इट्स इनफ फॉर द डे। हैव ए ग्रेट डे।